स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने भूपटल को विकृत करने वाली शक्तियों के अंतर्गत जो आंतरिक शक्तियां आती हैं उसमें भी पटल विरूपण का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम आकस्मिक आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं यकायक घटित होने वाली होती हैं, इन्हें ही आकस्मिक आंतरिक शक्तियां कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, आग्नेय क्रिया और भूकंप। तो पहली है आग्नेय क्रिया। आग्नेय शैलों द्वारा उत्पन्न की गई क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, पिघले हुए मैग्मा का अंतर्वेधन। दूसरा, ज्वालामुखीयता। मैग्मा पदार्थ के भूतल की आंतरिक शैल परतों में प्रवेश कर जाने की क्रिया को पिघले हुए मैग्मा का अंतर्वेधन कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया वो आकस्मिक आंतरिक क्रिया है जिसमें मैग्मा पदार्थ विस्फोटित होकर भूतल की ऊपरी सतह पर फैल जाता है। भूपटल का वह छिद्र जिसमें से होकर भाप, गैस, लावा पदार्थ ऊपर पृथ्वी के धरातल पर आकर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये तो थी आकस्मिक आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत आने वाली आग्नेय क्रिया। दूसरी है भूकंप की क्रिया। भूपटल में कंपन और शैलों की परतों में होकर जाने वाली तरंगों की घटना सबसे अधिक भयंकर और प्राकृतिक आकस्मिक प्रक्रिया होती है। भूपटल की शैलों में से कंपन तरंगों के होकर गुजरने और भूपटल में कंपन उत्पन्न करने की घटना को भूकंप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब तो थी आंतरिक शक्तियां जो कि भूपटल को विरूपित करने वाली शक्तियां हैं। दूसरी हैं बहिर्जात प्रक्रियाएं। जैसा कि मैं पिछले टॉपिक्स में बता चुकी हूं, भूपटल पर होने वाली अनाच्छादन की प्रक्रियाएं बहिर्जात प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इन अनाच्छादनकारी प्रक्रियाओं के 5 मुख्य भाग होते हैं, जैसे अपक्षय, बृहत्क्षरण, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। इन प्रक्रियाओं के प्रमुख कारक हैं सूर्यताप, पवन, वर्षा, बहता हुआ जल, हिमपात, हिमनद, भूमिगत जल और सागरीय लहरें। आकस्मिक आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत जो हमने आग्नेय क्रिया का अध्ययन किया था, उस आग्नेय क्रिया द्वारा अनेक भू आकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, बहिर्वेदी भू आकृतियां और अंतर्वेदी भू आकृतियां। बहिर्वेदी
भू आकृतियों का निर्माण तब होता है जब किसी ज्वालामुखी का मैग्मा भूतल की भीतरी परतों से किसी दरार द्वारा बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है। बहिर्वेदी भू आकृतियां दो प्रकार से बनती हैं। पहली, केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित भू आकृतियां, दूसरे दरारी उद्गार द्वारा निर्मित भू आकृतियां। केंद्रीय उद्गार से बनी भू आकृतियों में प्रमुख हैं शंकु, क्रेटर और कॉल्डेरा। ज्वालामुखी शंकु एक छोटे टीले से लेकर ऊंचे पर्वत के समान होते हैं। शंकु की ऊपरी चोटी के बीच में क्रेटर अथवा कॉल्डेरा होता है। ज्वालामुखी शंकु के कई प्रकार होते हैं, जैसे लावा शंकु। इसके भी दो प्रकार हैं, आम्लिक लावा शंकु और पैठिक लावा शंकु। दूसरा सिंडर या राख शंकु। तीसरा मिश्रित शंकु। तो पहला है लावा शंकु। जब किसी शंकु की रचना भूगर्भ से निकलने वाले केवल लावा के द्वारा ही होती है तो उसे लावा शंकु कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये दो प्रकार के होते हैं, आम्लिक लावा शंकु और पैठिक लावा शंकु। अम्लिक लावा में सिलिका तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए यह बहुत चिपचिपा होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मुख के आसपास ही जमा हो जाता है। इटली में स्ट्राम्बोलियन लावा शंकु इसका उदाहरण है। पैठिक लावा शंकु अधिक तरल और पतला होता है। सरलता से बह जाने के कारण यह बहुत ही मंद ढाल वाला होता है। हवाई द्वीप में मोना लोआ ज्वालामुखी का शंकु इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है सिंडर या राख शंकु। इन शंकुओं में राख की मात्रा अधिक होती है। ऐसे शंकु हवाई द्वीप में अधिक मिलते हैं। सैन फ्रांसिस्को पर्वत में भी ऐसे कई शंकु देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु का निर्माण लंबे समय तक होते रहने वाले बहुत से उद्गारों से हुआ है। इस क्रम में निर्मित हुए ढाल सभी दिशाओं में फैल सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा, इटली का स्ट्राम्बोलियन और एटना नामक शंकु इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है गौड़ शंकु। बड़े ज्वालामुखी शंकु के पार्श्व पर होने वाले उद्गार से छोटे अन्य शंकु बन जाते हैं, जिन्हें गौड़ शंकु कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण सिसिली द्वीप में एटना शंकु पर निर्मित गौड़ शंकु है। जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा का गुंबदाकार रूप में निक्षेप हो जाता है तो उसे गुंबद कहा जाता है। इसका उदाहरण हवाई द्वीप के गुंबद और कामचटका का बेंजीमियानी गुंबद है। नेक्स्ट हॉर्निटो शंकु हैं। यह अपेक्षाकृत छोटे लावा शंकु होते हैं। इनमें लावा उद्गारित होकर
बहता नहीं है, बल्कि उसी समय ठंडा होकर गोलाकार पिंडों के रूप में जम जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी प्लग या टफ शंकु। जब ज्वालामुखी का उद्गार स्थल पर न होकर समुद्र के भीतर होता है तो ज्वालामुखी विवर से निकलने वाला लावा, राख एवं शैल चूर्ण समुद्र की तली पर जमकर कठोर हो जाते हैं। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप एवं जापान द्वीप ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये तो थी प्रमुख जो शंकु बनते हैं उनके विषय में बातें। अब नेक्स्ट है दूसरी जो आकृति बनती है क्रेटर। ज्वालामुखी शंकु के शिखर पर कीप की आकृति का एक गड्ढा होता है। इस कीपाकार गड्ढे का सबसे निचला भाग ज्वालामुखी के उस छिद्र से मिला रहता है जिसमें से होकर उद्गारित पदार्थ धरातल पर आते हैं। इसे ही क्रेटर कहते हैं। यूएसए के इडाहो राज्य में मून क्षेत्र के क्रेटरों की अधिकता है। एरिजोना राज्य में सनसेट क्रेटर इसका उदाहरण है। क्रेटर के भी कई भेद हुए, जैसे विस्फोटी क्रेटर और तरलन क्रेटर। विस्फोटी क्रेटर सामान्यतः छोटे आकार के क्रेटर हैं। अफ्रीका में पश्चिमी रिफ्ट घाटी के अंदर रिंग क्रेटर इसका उदाहरण है। तरलन क्रेटर बहुत अधिक चौड़े और उथले क्रेटर हैं। इनके तल लगभग सपाट होते हैं। आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी भाग में मूरने पर्वतों के पश्चिम में इसी प्रकार के क्रेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आकृति है काल्डेरा। काल्डेरा एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कड़ाहा। अतः ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर एक विस्तृत कड़ानुमा गोलाकार गड्ढे को ही काल्डेरा कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।